नमस्कार। आज फाउंडेशन के इस पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी के द्वारा यूपीएससी ईपीएफओ और ईएसआईसी दो डिपार्टमेंट्स में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इस पद के लिए साक्षात्कार लिया जाना है। साक्षात्कार इस महीने और अगले महीने में शेड्यूल किया गया है। इसके लिए पिछले वर्ष में लिखित परीक्षा हुई थी और जो भी सफल अभ्यर्थी रहे लिखित लिखित परीक्षा में उन लोगों का साक्षात्कार होना है। इसी क्रम में अक्ष फाउंडेशन के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों का जो कि मॉक इंटरव्यू देने के लिए विलिंग है, उन लोगों का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में मॉक इंटरव्यू के लिए है श्री कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो कृष्णकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। ठीक है, आप कंफर्टेबल है? सर कृष्णकांत जी, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला हूँ। सर मैंने एमए तक की पढ़ाई पढ़ाई की है और 2018 में मैं सहायक उप निरीक्षक के तौर पर सीएसएफ में कार्यरत हूँ और 2023 में मेरी पदोन्नति हुई, मैं उप निरीक्षक बना और तब से मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे सीएसएफ में कार्यरत हूँ सर। परिवार में माँ है, पत्नी है, दो छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव नौकरी करते करते अचानक भाषा की तरफ रुझान कैसे हो गया आपका कृष्णकांत जी? सर भाषा की तरफ रुझान, एक तो मैं उस आंचलिक पृष्ठभूमि से आता हूं जहां विशेष तौर पर ब्रज भाषा बोली जाती है और शुरुआत से ही स्कूली शिक्षा से ही मेरा हिंदी की तरफ रुझान था। लेकिन रोजगार के अवसरों को देखते हुए, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं, तो साइंस की पढ़ाई कराई गई। तत्पश्चात फिर इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला लिया, सरकारी कॉलेज से मैंने बीटेक करा हुआ है। लेकिन उसके बाद नौकरी लगी, लेकिन इस बीच कहीं भी कोई ऐसा क्षण नहीं आया कि मेरा हिंदी से लगाव टूटा हो। क्योंकि मैं सरकारी विद्यालय से बीटेक कर रहा था, तो वहां पे हिंदी से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे वो राजभाषा, चाहे वो हिंदी पखवाड़ा हो, और बहुत सारी गतिविधियां तो जो थी जो हिंदी से जुड़ी हुई थी। तो चाहे वो ग्रेजुएशन के दौरान, उसके बाद नौकरी के दौरान, मतलब हिंदी से मेरा जो है वो जुड़ाव हटा नहीं। तो क्या यह हिंदी से जुड़ाव है जो आपको इस पद की तरफ आकृष्ट कर रहा है? सर निश्चित तौर से। क्या आपको लगता है कि इस पद पे आकर के आप उस हिंदी के जुड़ाव के साथ न्याय कर पाएंगे? सर मैं कोशिश करूंगा। कैसे करेंगे आप न्याय? जो भी जो भी हमें कार्य दिया जाएगा, जो भी सरकार के अनुदेश होंगे, जो भी ऑफिस के अनुदेश होंगे जो राजभाषा से जुड़े हुए होंगे, मैं उसको अनुपालन करने की कोशिश करूंगा। तो कृष्णकांत जी, यहीं पे थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है कि सर राजभाषा और हिंदी, ये दोनों ही एक ही चीज है या दोनों में कोई अंतर है? अ, अगर हम हिंदी की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि आप जिस आंचलिक पृष्ठभूमि से आए हैं वह ब्रज भाषा की रही है, जो कि एक समय में हिंदी साहित्य की बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की भाषा ही कभी एक समय में ब्रज भाषा हुआ करती थी। तो वह भाषा या वह जुड़ाव जिसकी बात आपने प्रारंभ में करी, और राजभाषा जिसकी बात हम अब कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ फासला है या बिल्कुल दोनों एक ही हैं? एक्चुअली सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद आप ब्रज भाषा और हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या मैं नहीं, सही हूँ? नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आप एक ऐसी आंचलिक पृष्ठभूमि से आए हैं जहां ब्रज भाषा बोली जाती है, सर और इसी वजह से आपका ब्रज भाषा से लगाव है। और चूंकि आपका ब्रज भाषा से लगाव है और ब्रज भाषा एक समय हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य की भाषा थी, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, और अब सर आप राजभाषा के क्षेत्र में आना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि मैं राजभाषा के क्षेत्र में आकर के
अपने उस लगाव के साथ न्याय कर पाऊंगा जो मेरा ब्रज भाषा के साथ। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई दूरी है, राजभाषा और साहित्यिक ब्रज भाषा के बीच? ब्रज भाषा से लगाव एक तरीके से एक शुरुआत हो सकती है मेरी, लेकिन ब्रज भाषा चूंकि अभी एक तरीके से केंद्र में नहीं है हिंदी साहित्य के, अधिकतर जो चीजें हैं वो खड़ी बोली में है। और चूंकि पढ़ाई लिखाई भी लगभग, ब्रज भाषा ठीक है, एक एक पार्ट होता है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन वो अगर देखा जाए तो खड़ी बोली हम लिखते पढ़ते हैं। और खड़ी बोली में अगर मैंने अध्ययन किया है, पढ़ाइयाँ की हैं, तो निश्चित तौर पे मैं योगदान दे पाऊंगा। राजभाषा से क्या समझते हैं? राजभाषा वह भाषा जिसमें कोई भी देश या राज्य अपनी प्रशासनिक कार्य करता है, उसको राजभाषा बोलते तो हैं। क्या संदर्भ है इसका भारत सरकार के बारे में? भारत सरकार ने इसके लिए जब संविधान बना था उसी समय ही इसमें प्रावधान कर दिया था। कुछ संवैधानिक प्रावधान थे, उसके बाद में फिर कुछ कमेटीज बनी, क्या प्रावधान समितियां थे? बनी। संविधान में संविधान में 341 अनुच्छेद 341 343 से लेकर के 351 तक के जो प्रावधान है वो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। और उसी के आधार पर अधिनियम और नियम बनाए गए, इसके हिसाब से ये राजभाषा का कौन सा क्रियान्वयन अधिनियम होता है। बनाया गया? सर, राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया, जिसमें बाद में संशोधन 1967 में हुआ। नहीं, तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 जो लाया गया, इसकी क्या सर, आवश्यकता थी कृष्णकांत जी? असल में जो संवैधानिक अ, जो आर्टिकल 343 में ये था कि शुरुआत के 15 वर्षों तक हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो अंग्रेजी है उसको हम रिप्लेस कर पाएं और उसकी जगह हिंदी ला पाएं। लेकिन इसी बीच इसी बीच कुछ हिंदी, जो अहिंदी भाषी राज्य थे, जैसे तमिलनाडु और बांग्लादेश, वो बंगाल सॉरी, तो वहां पे क्या हिंदी के प्रति विरोध शुरू हो गया। तो उनको लगा कि 1965 आते आते इस देश में पूरे में हिंदी लागू कर दी जाएगी, जबरदस्ती लागू कर दी जाएगी। तो उस समय के जो नियम, अ, मतलब नेताओं ने ये सोचा कि देश में एक तरीके से हिंदी हम थोपेंगे नहीं। उससे पहले 1963 में ये अधिनियम लाया गया। इसमें ये लाया गया कि अंग्रेजी चलती रहेगी और हिंदी का भी कहीं कहीं प्रावधान होगा। और सभी को मतलब विश्वास में लेकर के ही हम हिंदी को राजभाषा के तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को हम इसमें रुष्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। राजभाषा नियम 3 क्या है कृष्णकांत जी? सर, मैं थोड़ा अ, याददाश्त याद से थोड़ा निकल रहा है सर, अगर थोड़ा समय देंगे तो राजभाषा मैं। नियम 5 क्या है? अच्छा, चलिए छोड़िए। अच्छा, आप बताइए, ब्रज भाषा आपकी पृष्ठभूमि रही है, तो ब्रज ब्रज भाषा के अगर मैं कहूँ कि किसी एक कवि या किसी एक साहित्यकार के बारे में हमें बताएं। सर, ब्रज भाषा में अगर देखा जाए तो सूरदास ने बहुत अच्छा इसमें लिखा है, रस खान ने भी अच्छा योगदान दिया है। आधुनिक तौर पे बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ज्यादातर जो काव्य है वो ब्रज भाषा में ही है। कोई ब्रज भाषा की एक आध पंक्ति सुनाना चाहेंगे तो? मैं सर, कुछ याद थी मुझे, मैं अभी तो उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ स्वयं से कुछ कविताएं लिखी हैं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं सुना सकता हूँ। सुनाइए। सर, मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ, सीआईएसएफ में, तो प्रशिक्षण के दौरान ये हमें बताया गया था कि सीआईएसएफ का गठन कैसे हुआ, सीआईएसएफ बनी कैसे। तो उसी समय हमने एक कविता बनाई थी कि सीआईएसएफ के धन्य जवानों, कुछ गर्व के पल बतलाते हैं और बल के जन्म कर्म बलिदानों की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। और सन 64 में हुआ हादसा,
सन 64 में हुआ हादसा एचईसी रांची में। सन 64 में हुआ हादसा एचईसी रांची में, और जान माल का हुआ खात्मा इस घनघोर तबाही में। और नींद खुली तब सुरमाएदारों की, सुरमाएदार मतलब नेता, नींद खुली तब सुरमाएदारों की, तब मुखर्जी आयोग बनाया है, और मार्च 10 सन 69 में इस बल को जमी पर लाया है। फिर क्या क्या गजब किए इस बल ने, फिर क्या क्या गजब किए इस बल ने, आगे हम बतलाएंगे, सीआईएसएफ के धन्य जवानों कुछ गर्व के पल बतलाएंगे। जल थल में थी जो देश संपदा, जल थल में थी जो देश संपदा, हर जगह तो हम ही छाए हैं, किला लाल और ताज आगरा, सब एयरपोर्ट बचाए हैं। इस तरीके से मैंने कविता का गठन किया था सर। आगे मैं तो रिमाइंड नहीं आपने कर इस पा रहा हूँ। कविता में कुछ अलंकार और छंद की योजना भी बनाई थी जब आप इस कविता की रचना कर रहे थे? नहीं सर, ये थी एकदम प्योर तुकबंदी थी, इसमें किसी तरह का कोई काव्य शास्त्र नहीं है। अच्छा, तो बिना काव्य शास्त्र के तुकबंदी करके आपने ये कविता लिखी? सर किससे प्रेरित होकर के लिख दी आपने ये कविता? मतलब किसी ऐसे कवि से आप प्रेरित हो गए जिनसे प्रेरित होकर आपने कविता लिख दी, नहीं सर, किसी से या प्रेरणा स्वयं नहीं के ली, बस उद्गार? मतलब कोई प्रेरणा नहीं है सर, मैं इसको सोचा और लिख दिया इसको। अच्छा, अनुवाद में सरलीकरण से क्या समझते हैं आप कृष्णकांत जी? सरलीकरण, अनुवाद को बहुत ज्यादा जटिल न बनाया जाए, जो आम जनमानस की भाषा है उसको उसी भाषा में उसको, मतलब जैसे अगर अगर हमें कहीं कहीं लिप्यांतरण करना पड़े, जैसे हिंदी जो है भाषा आजकल लगभग उसमें मैं उर्दू से आपसे लेकर के मैं फारसी। आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, मुझे इसे सर सरल भाषा में अनुवाद करके बताइए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मस्ट बी मेंटेन्ड। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मस्ट बी मेंटेन्ड। सस्टेनेबल मेरे दिमाग से निकल रहा है बहुत, मतलब पढ़ा हुआ शब्द है मेरे। सस्टेनेबल मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं इसका बताने में सक्षम नहीं हूँ सर, माफ करिए। तो अगर इस तरह का आपको वाक्य मिल गया तो आप अनुवाद नहीं करेंगे फिर, जब आप कल को यदि पोस्टिंग की जाए आपको एज अनुवाद अधिकारी के पद पे और आपको इस तरह का अनुवाद दे दिया जाए, तो किससे माफी मांगेंगे आप? सर यूपीएससी से? निश्चित ही तौर पर मैं तकनीकी जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करूंगा, डिक्शनरी का इस्तेमाल करूंगा। अगर कुछ शब्द मुझे नहीं आ रहे हैं और उसका, मैं बिल्कुल देखूंगा, मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, एक वाक्य के लिए और प्रयास कीजिए। सर द प्रपोज्ड डिजाइन स्ट्रेटेजी has been approved by the competent authority. The सर proposed एक बार दोहरा the proposed design strategy has been approved by the competent authority. द प्रपोज्ड डिजाइन। Design strategy has been approved by the competent authority. मैं सर लिख सकता हूँ इसको क्या? हाँ हाँ, लिख लीजिए। The proposed design authority has been। The proposed design strategy has been approved by the authority. चलिए, कोई बात नहीं। सर कृष्णकांत जी, क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी अनुवादक के लिए एक दिन में
अनुवाद करने की समय सीमा या शब्द सीमा क्या निश्चित की गई? क्या आपको इसके बारे में सर जानना है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृष्णकांत जी, आप जा सकते थैंक यू सर। हैं। कैसा रहा कृष्णकांत जी आपका मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? सर ठीक नहीं रहा, और जैसा मैं मोड़ना चाह रहा था वैसा मैं आपको क्या मोड़ नहीं लगा? पाया। आपको क्या लगा कितने मिनट चला होगा इंटरव्यू? अ, मुश्किल से 7-8 मिनट। क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे गए आपसे। हाँ जी सर। आपका इंटरव्यू लगभग लगभग 19 मिनट चला। और हाँ, आप बताइए पहले आपका कैसा अनुभव? अ, मैं चाह रहा था कि मैं इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ूं, किसी तरह कैसे? अपने जो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैं डालूं। तो वो सब चीजें मेरे से नहीं पूछी गई कि आप मौका था जहाँ आपके काम कर पास रहे में। हैं। मौका था आपके पास में, आप मोड़ नहीं। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड जो है ना, जो भी इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा आपका, तो उसे आपको ना थोड़ा डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि वह आपसे वे प्रश्न पूछे जिसकी तरफ आप चाहते हैं। हालांकि आपने, जब आपको लगा कि आपके क्षेत्र की तरफ इंटरव्यू नहीं मुड़ रहा है, तो आपने जो है बहुत ही व्याकुलता के साथ उसे मोड़ने का प्रयास किया और आपने यह प्रस्ताव रख दिया कि मेरी आप मेरी कविता सुनिए, और आपने कविता सुनाई। ये आपकी व्याकुलता को दर्शा रहा था कि आप बहुत व्याकुल हैं इन बातों को दिखाने के लिए कि आपके पास क्या है, न कि ऐसा कि वो अपने आप निकल के आए सामने और जो बोर्ड है वो अपने आप उस चीज को एनालाइज कर ले कि आपके पास क्या है। ये दोनों दो पक्ष होते हैं। एक तो ये सर। कि आपके पास क्या है, आपके व्यक्तित्व में क्या खूबियां हैं, आपकी प्रतिभाएं क्या क्या हैं, ये आपकी बातों से और आपका जो नेचुरल एक जो प्रेजेंटेशन है उससे पता लग जाए स्पष्ट रूप से कि हाँ आपके पास क्या है। और एक तो ये कि आपका वह उतावलेपन जो है वो दिखने लगे कि आप चाहते हैं वो, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया था कि आप इंटरव्यू को आप चाह रहे हैं कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सीआईएसएफ के बारे में, उसके कामकाज के बारे में। लेकिन ये मौका शुरुआत में बना था आपके लिए, आप चाहते तो थोड़ा सा उसको उस तरफ डायरेक्ट कर सकते थे, पर आप उसको कर नहीं पाए। उसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है, उस टेक्निक के लिए थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। और जब ऐसा नहीं हुआ तो आपने क्या किया कि आपने इस बात का प्रस्ताव रख करके कि मेरी कविता सुनी जाए जिससे कि पता लगे कि मैं एक प्रतिभावान व्यक्ति हूँ, और आपने यह प्रस्ताव दिया जो कि आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं कर। ठीक है। जब बात एक भाषा अधिकारी की हो रही है, जब बात एक आप ऐसे पद के लिए जा रहे हैं जो कि भाषा से संबंधित है, और जब आपने अपने परिचय में कहा कि आप इसलिए हिंदी के क्षेत्र में आना चाहते हैं क्योंकि अ, आप ब्रज भाषा की पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं, उस अंचल से निकले हुए हैं, और आपको बहुत लगाव है अपने ब्रज भाषा से, उस अंचल के उस आंचलिक साहित्य से आपको बहुत लगाव है। और ये कारण है कि पिछले 5-7 सालों में आपने भी बीटेक की पढ़ाई करी, है ना? क्योंकि जो मेरे दिमाग में प्रारूप था ना आपसे क्वेश्चंस पूछने का, वो बिल्कुल अलग था। मैं आपका इंटरव्यू कहीं और सर से शुरू करना चाह रहा था, और मैं जहां से शुरू करना चाह रहा था संभवतः वह वहां से वहीं पहुंचता जहां आप चाहते थे, लेकिन आपने स्वयं ही उसकी दिशा मोड़ दी। इस तरीके के जो जवाब आपने दिए ना, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब ये थोड़े हाइपर, इसके लिए एक शब्द आता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब जो चीजें आप सरलता से कह सकते हैं ना, उसको आपने थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें उसको मतलब एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं, आपने उसका फूट उसमें डाला और आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के उस बात को कहने का प्रयास किया। और आपने यह दर्शाने का प्रयास किया कि आप इसलिए इस पद को पाना चाहते हैं क्योंकि आपको ब्रज भाषा और अपनी आंचलिक पृष्ठभूमि से और भाषा से बहुत लगाव है। जो कि कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि यह शायद वास्तविकता नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताएं, क्योंकि अब तो फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हो गया। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे जो एक माहौल है, जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया उस समय से ही मतलब थोड़ा सा रुचि है मेरे अंदर। नहीं नहीं, और मैं बात वो नहीं है।
बात बिल्कुल आपकी सही है, रुचि आपकी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन क्या केवल रुचि ही एक कारण है कि आप एक सब इंस्पेक्टर का पद छोड़ करके और आप एक जेटीओ के पद पे आना चाहते हैं? क्या केवल रुचि ही एकमात्र कारण है इसके पीछे? हम मैंने जो प्रिपेयर किया था, तो मैं तो यही प्रिपेयर किया था कि जो प्रिपेयर सच है करने वो से मैं नहीं होता बताऊंगा। है, यही यही तो हम गलती कर जाते हैं कृष्ण जी। इट इज नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग, इट इज अबाउट व्हाट इट इज एक्चुअली। आप जो प्रिपेयर करके बताएंगे ना, वो आप देखिए, इंटरव्यू बोर्ड ना आपको स्कैन करता है। इट इज योर पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट योर नॉलेज टेस्ट। आप क्या जानते हैं, आपने क्या प्रिपेयर किया है, इससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। वहां जो बैठे हुए लोग हैं ना, दे आर स्कैनर्स, स्कैनिंग मशीन्स। वो इंटरव्यू का जो शब्द है ना, इंटरव्यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरव्यू? ये आपके अंदर का व्यू देखने का जरिया है। इट लुक्स इनसाइड यू, इट पिप्स इनसाइड यू एंड इट ट्राई टू फेच कि व्हाट यू आर एक्चुअली एंड नॉट कि व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। एंड यू थिंक कि जो मैंने प्रिपेयर किया वो मैं बता करके इंटरव्यू को सेटिस्फाई कर लूंगा। फॉरगेट इट। वह जान लेगा कि आप क्या हैं, और आप जो बोल रहे हैं और आप जो हैं, क्या ये दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग चीजें हैं? मतलब आप जो हैं वो आप बताना नहीं चाहते हैं, और उनको जानना यही है कि आप क्या हैं। So it is not about preparing. Yes, it is about preparing. Prepare to present what you are. Never prepare to present what you are not. And you are trying कि मैं प्रेजेंट करके बता दूं कि मैं ये हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर सर। ये चीजें ना बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वाइल डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू। ऑल्दो आपके इंटरव्यू में कुछ बहुत अच्छी बातें थी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। दो कारण से इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे लग सकता है। एक तो आप चूंकि सेना में हैं और मतलब डिफेंस बैकग्राउंड से, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप एक ऑलरेडी अच्छे पे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे पद पे हैं। तो एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये कि चूंकि एक मॉक इंटरव्यू है और आप मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं अभी सुबह से मैंने कई सारे लोगों के इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लिए, मॉक इंटरव्यू में भी अभ्यर्थियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं, जो जानते हैं वो भूल जाते हैं। बट आप कहीं से भी आपके आपके पोस्चर में वो मुझे घबराहट, वो थोड़ी सी भी नर्वसनेस या वो एलिमेंट दिखा नहीं। नहीं दिखना भी चिंता का विषय है। थोड़ा रहे तो लगता है कि नहीं ठीक है, एकदम नहीं दिख रहा है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कैजुअल अप्रोच तो नहीं है कहीं कैंडिडेट का। यहाँ तो ठीक है, पर कई बार इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी ऐसा हो जाता है, और ये तब होता है जब हमें लगता है कि ठीक है ना, मैं तो ऑलरेडी लेवल 6 के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एसआई का पोस्ट सीआईएसएफ में लेवल 6 का पोस्ट होता है, इज इट? तो मैं तो ऑलरेडी एक लेवल 6 के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, ये भी तो लेवल 6 का ही पोस्ट है। तो ये कई बार ये सब चीजें जो है ना, आदमी को कॉन्फिडेंट तो बनाती हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंट बनाए। तो इस सर स्थिति से हमें बचना है। पर आपका कॉन्फिडेंस वाज गुड। एक चीज और बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, कि आपने जो है जैसे सर। बीच में आप एक जगह पे जब आप जवाब नहीं दे पाए और मैंने थोड़ा सा आपको स्क्रू करने का प्रयास किया, दैट वाज द पार्ट ऑफ मॉक इंटरव्यू, कि मैं थोड़ा आपको नर्वस करूं, क्योंकि आप बिल्कुल नर्वस नहीं हो रहे थे, आप एकदम बिल्कुल तन के बैठे हुए थे। तो वहां पे वो मेरा प्रयास असफल हो गया, क्योंकि आपने तुरंत इस बात को इस तरीके से पकड़ लिया कि कोई बात नहीं सर, अगर मुझे नहीं भी आएगा तो मैं तकनीकी सहायता लेकर के या डिक्शनरी को देख करके मैं अनुवाद कर लूंगा। मतलब यू डिडंट गिव अप, यू टोल्ड कि नहीं सर कोई बात नहीं, आई विल फाइंड आउट द वे एंड आई विल डू इट। तो ये क्या कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी का वह हिस्सा दिखा रहा है कि नहीं, ये बंदा अगर जरूरत पड़ेगी तो भागेगा नहीं, कुछ ना कुछ तरीका निकाल के काम करेगा। बेशक इसको काम कम आता हो नहीं आता हो, इट डजेंट मैटर, बट ही विल डू इट समहाउ और अदर, ही विल डू इट। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो मुझे आपके ओवरऑल इंटरव्यू में लगी। यही सारी चीजें देखिए, आपके सॉफ्ट स्किल को चेक करने का जरिया इंटरव्यू में, नॉट योर नॉलेज। तो इस तरीके से अच्छा रहा। आपका एक्सप्रेशन वाज गुड, आपका बोलने का तरीका भी ठीक था। थोड़ा सा हल्का स्माइल के साथ बात करें तो और अच्छा रहेगा, आप इतने खूबसूरत हैं। तो थोड़े से स्माइल के साथ यदि आप बात करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, थोड़ा सा हल्का सा, ऐसा नहीं कि ज्यादा हंस करके पूरा बोल रहे हैं तो वो भी सर सर। ठीक नहीं है। थोड़ा हल्की से स्माइल के साथ में, थोड़ा सा और चीयरफुल रह करके, एनर्जी वाज गुड। तो इस तरीके से आपका रहेगा। सर मुझे मेरे अगर, कुछ प्रश्न है, मैं पूछना हाँ चाहता हूँ। हाँ हाँ बताइए। असल में मैं एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग यूपीएससी का इंटरव्यू थे, उनसे ही मैंने बात करी है कि व्हाई यू वांट टू चेंज योर जॉब। इसका एक मतलब मुझे जस्टिफाइड आंसर नहीं मिल पा रहा कि क्योंकि मैं आप ये ढूंढने का बोलूंगा तो प्रयास कर रहे हैं, ये। इसलिए नहीं मिल रहा है। आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप इसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।
आपको लग रहा है कि इसका ये प्रश्न जो है कोई ढूंढने की चीज है? डू यू रियली अंडरस्टैंड कि इसका उत्तर आपको ढूंढना है? आप खुद से पूछिए ना कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, एंड यू विल फाइंड द आंसर। मैंने तो यही बोला है कि मुझे शुरू से ही इसमें रुचि है, और मैं रुचि के क्षेत्र में अगर आना चाहता हूँ देखिए, तो ये आप तो ये मेरा बोल रहे सौभाग्य हैं, है। आप अपने आप से पूछिए कि एक, देखिए, यूपीएससी के या किसी भी साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है आपकी ईमानदारी। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड देन रिप्लाई कि आप क्यों अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं। मैंने ये प्रश्न आपसे बीच में ही पूछा कि क्या केवल रुचि इसके पीछे कारण? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप सीआईएसएफ में हैं तो आपकी पोस्टिंग कभी गुवाहाटी में, कभी कहीं बहुत सुदूर इलाके में हो जाती है, आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक वर्दी की नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ बहुत डिसिप्लिन है, बहुत लाइफ जो है बहुत हेक्टिक है, यू वांट अ पीसफुल जॉब, यू वांट अ पीसफुल लाइफ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है नहीं कि तो आप अपनी अगर फैमिली के साथ में समय गुजारना मुझे लगता चाहते है कि हैं? मैं अगर ये सब बोलूंगा तो उनको लगेगा ही इज अ लूजर। तो एग्जैक्टली, और दूसरे लोगों को एग्जैक्टली, नहीं नहीं, बात वो नहीं है कि उनको क्या लगेगा। अब ये, यही तो समस्या है कि आप जो, आपके पास आपकी जो समस्या है, जिस वजह से आप छोड़ रहे हैं, वो आप बताना नहीं चाहते हैं, यू वांट टू हाइड दैट, और आप उसके अलावा कोई भी चीज क्राफ्ट करके, मिला जुला करके एक बिल्कुल रेडीमेड आंसर देना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है 450 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे वो लोग जो बैठेंगे पैनल में? आप समझ रहे हैं? तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा। जब मैं ऐसे छोटे छोटे दो चार मॉक इंटरव्यू करके इस बात को समझ जा रहा हूं, तो वो तो महारथ ही है भाई, दे आर स्कैनर्स। वो तो आप बोलने से पहले आपके मन की बात पढ़ लेंगे। तो उनको समझ में नहीं आएगा, ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो नहीं समझेंगे, 100% समझेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है कि आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उस सवाल का जवाब जो आपके पास है। वो एक तुलसीदास की पंक्ति भी है कि अ, देखिए भूल रहा हूँ पंक्ति में, कि मृग जो है वो, उसके कस्तूरी नाभि में कस्तूरी होती है और वो जंगल में भटकता रहता हाँ, हाँ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे है। बनवाए, इस तरीके हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो आपके पास जवाब है, और इसका एक बहुत सिंपल जवाब है। यदि आपको ये सारी बातें नहीं बतानी तो सिंपल से कहना है कि महोदय, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कैरियर में उन्नति चाहिए होती है, तो मैं भी कैरियर प्रोग्रेशन के हिसाब से मैं यह देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता हूँ तो मैं अपने कैरियर में आगे तेजी से आगे बढ़ पाऊंगा, और इसी कारण से मैं कैरियर प्रोग्रेशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस पद पर आना चाहता हूँ। बस बात खत्म, बात खत्म। इसके लिए इतनी सारी भूमिका बनाने की कोई जरूरत नहीं कि मेरी बहुत रुचि है, बहुत डीप रुचि है, क्योंकि डीप रुचि बोलने से नहीं समझ में आ गया, फिर दिखना चाहिए। फिर वो आपके नॉलेज में, अच्छा। आपके शब्दों में, वो हर चीज में फिर वो आपसे निकलवा लिया जाएगा कि आपकी डीप रुचि है, कि बस आप सामने वाले को झूठ मूठ का इंप्रेस करने के लिए रुचि की बात करें। एंड इट इज वेरी वेरी मच क्राफ्टेड, रेडीमेड आंसर होते हैं ये सब। वो इंटरव्यू अच्छा, बोर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। एक तो चीज और कुछ सर। नहीं है, तो सिंपल सा आपको ये बोलना है सर, करियर प्रोग्रेशन के हिसाब से मैं चाहता हूं कि मैं इसमें आ जाऊं, इसमें मुझे करियर के अच्छे अवसर लग रहे हैं, इसलिए मैं इस पद पे आना चाहता हूँ। बस बात खत्म, इससे डीप में आपसे कोई कुछ नहीं पूछे। ये इस सर, क्वेश्चन को पूछने का कोई तुक नहीं है सिवाय इसके, कोई मीनिंग नहीं है सिवाय इसके कि वो ये जानना चाहते हैं कि आर यू ट्रूथफुल टू योर सेल्फ और टू द इंटरव्यू बोर्ड, आर यू ऑनेस्ट टू योर सेल्फ और टू इंटरव्यू बोर्ड और नॉट। बस वो यही जानना चाहते हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ के क्यों होना चाहते हैं, नहीं वो सब समझते हैं। बस उनको ये एक जानना है कि क्वेश्चन आप और है ऑनेस्ट है कि नहीं। जी। सर, किस तरीके से इंटरव्यू को मैं अपने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे कार्य के बारे में पूछें जो मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो मैं कर रहा हूँ हो सकता है उनको उसमें उतनी नॉलेज ना हो सकता है कुछ लोगों को हो थोड़ा नॉलेज लेकिन फुल नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे काम के बारे में पूछे, मैं जो ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कि आपके जो चाहने से, ऐसा आपके इंटरनल चाहने से, सिक्योरिटी। कृष्णकांत जी, ऐसा आपके चाहने से बिल्कुल नहीं होगा। आप भाषा अधिकारी के पद के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया, तो आपके पास मौका रहेगा कि उसमें आप थोड़ा समय निकाल सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, 15 मिनट में 12 मिनट आपके अपने पद के बारे में और अपने कार्य के बारे में पूछ के इंटरव्यू निकल जाए, ठीक है। बहुत से बहुत हद तक वो पूछ लेंगे कि ठीक है, आप ये बताइए सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, कौन से अधिनियम के तहत हुई, है ना। थोड़ी बहुत उसकी पृष्ठभूमि आपसे पूछ सकते हैं, दैट्स इट। और कभी भी अपनी तरफ से इस तरह का प्रपोजल मेरे हिसाब से आपको देना उचित नहीं रहेगा कि सर मैं अपनी कविता सुना दूं या फिर अपनी कोई कहानी सुना दूं,
या कोई मैं संस्मरण सुना दूंगा, अगर अनटिल अनलेस अगर वो सामने से इस बात के लिए आपको पूछते हैं या आपको थोड़ा सा इंड्यूस करते हैं कि नहीं आप बताएं, इन दैट केस यस यस यू कैन, बट नॉट इन नॉर्मल। मतलब आप अपनी तरफ से इस तरह से आप सामने से प्रपोजल नहीं देंगे। इट विल अगेन गो ऑन अ नेगेटिव पेन की ऐसा लग रहा है कि मतलब बाकी चीजों की जानकारी नहीं है, तो आप बार बार उन चीजों को उसमें इंस्टिल करना चाहिए। ठीक है सर। चलिए, बाकी फिर बातें करेंगे। आपका तो ईएसआईसी का इंटरव्यू है ना? नहीं सर, ईपीएफओ। ईपीएफ का कब है इंटरव्यू? 20 को। अच्छा, परसों ही है? ओह, बहुत नजदीक है। हम्म। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर इंटरव्यू थैंक यू दीजिए सर। और जरूर आप अपने यहाँ जो आपका इंटरव्यू का अनुभव रहेगा साझा कीजिएगा। तीन चार चीजें हैं, जरूर सर। पढ़ लीजिएगा। एक, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के 5 क्लॉज है, पढ़ लीजिएगा। राजभाषा नियम 5 और 6 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप निश्चित तौर पे पढ़ लीजिए, कम से कम। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के 5 क्लॉज हैं वो, और राजभाषा नियम 5 और 6, कम से कम की बात मैं कर रहा हूँ, इतना तो आप जरूर ही पढ़। वो सर पढ़ तो सारा रखा है, लेकिन वो भूल जाते हैं जैसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप वो जो है, सीक्वेंस ही निकल जाता हाँ, है दिमाग इससे संबंधित कुछ वीडियोस भी हैं हमारे, आप फिर से भी चाहे तो 2x में करके सुन सकते हैं। समय हालांकि कम है, ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो अपेक्षित है आपसे कि आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें मैं। ठीक है, और अनुच्छेद में। 348 सर। भी जरूर पढ़ लीजिएगा। 348, 351, सर 343 आपने पढ़ रखा है, 348 और 351 पढ़ लीजिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उनमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट की कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, और नॉर्थ ईस्ट में हिंदी को लेकर के क्या स्थिति है, इन सब प्रश्नों पे भी थोड़ा विचार कर लीजिएगा, क्योंकि आप गुवाहाटी में पोस्टेड। सर। सर चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं ठीक है। कृष्णकांत जी, बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपके सर, साथ थैंक बात। यू। ओके। सर थैंक यू।